डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 को डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को। फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने इससे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या स्टेटमेंट गिवन है कि फाइंड हाउ हाई कैन ए पार्टिकल रेस्ट इनसाइड ए होलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 1/√3। ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि आपके पास कोई भी एक स्फीयर है, होलो स्फीयर है, ओके, और ये मान लेते हैं ये स्फीयर का क्या है, सेंटर है। अब इस स्फीयर का जो इंटीरियर पार्ट है वो मान लिया कि वो रफ है। अब आपने कोई भी पार्टिकल रखा कि आपने यहाँ पर कोई भी पार्टिकल रख दिया, ठीक है, तो वो पार्टिकल यहाँ पर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि ये जो सरफेस है स्फीयर का वो रफ है। अगर पार्टिकल को आप यहाँ पे रख देते हैं, आप फिर भी देखते हैं कि वो पार्टिकल नीचे नहीं आया, तो इसका मतलब अब भी क्या है, पार्टिकल यहाँ पर है। अब मान लिया कि पार्टिकल को थोड़ा और ऊपर लेके गए, अब भी पार्टिकल नीचे नहीं आता। क्यों नहीं नीचे आ पा रहा? क्योंकि इस सरफेस जो ये स्फीयर है, इसका जो इंटीरियर सरफेस है वो हमने रफ मान रखा है कुछ। अगर हम पार्टिकल को यहाँ रख देते हैं, अब क्या है कि इस यहाँ रख देते हैं, अब भी पार्टिकल नीचे नहीं आ रहा। क्लियर? क्योंकि सरफेस क्या है, रफ है। अगर इसके बाद इसको थोड़ा सा भी आगे कर देते हैं, इस पार्टिकल को यहाँ से थोड़ा सा भी अगर हम आगे कर देते हैं, तो वो पार्टिकल नीचे आना स्टार्ट कर देता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमसे ये पूछा गया है कि इस होलो स्फीयर के अंदर पार्टिकल कितनी हाइट पर होगा। फाइंड हाउ हाई कैन ए पार्टिकल, मतलब हमें यह बताना है कि ये पार्टिकल इस स्फीयर पे कितनी हाइट तक जा सकता है बिना फिसले। अगर उसके बाद उसको थोड़ा सा भी ऊपर लेके जाएं तो वो फिसलना शुरू कर देता है। ओके, स्टेटमेंट समझ में आ गई? तो हमने मान लिया कि वो पार्टिकल यहाँ पर है और इसके बाद अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो वो पार्टिकल नीचे आना स्टार्ट कर देता है। ओके, अब पार्टिकल यहाँ पर है तो पार्टिकल कहाँ आने की कोशिश कर रहा है बच्चा? पार्टिकल की मोशन क्या होगी? नीचे आने की। मतलब पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है बच्चों? अपोजिट टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब पार्टिकल तो नीचे आने की कोशिश करेगा, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है बच्चों? अब पार्टिकल है तो उस पार्टिकल का कोई ना कोई वेट है, तो वेट हमेशा क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और जो नॉर्मल प्लेन होता है, जो नॉर्मल होता है, वो नॉर्मल क्या होता है? उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? नॉर्मल, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। और आपने पढ़ा भी है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट वेक्टर पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो इस टेंजेंट वेक्टर के अलोंग आपके पास क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपको बात समझ में आ गई ना? ये पार्टिकल का वेट है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उस सरफेस के साथ क्या होती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए ये इस टेंजेंट लाइन पे क्या है? परपेंडिकुलर है। पार्टिकल नीचे आने की कोशिश करता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन इससे अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द टेंजेंट होगी। क्लियर है? तो हमसे क्या पूछा गया है कि अगर हम ये लाइन ज्वाइन कर लेते हैं, ये कोई भी एक लाइन ली, डायमीटर लिया जो स्फीयर के सेंटर से पास हो रहा है, और ये एक पॉइंट ले लेते हैं, इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, और ये पॉइंट मान लेते हैं एम और ये मान लेते हैं ए एम। तो हमसे ये पूछी गई है ए से लेकर एम तक की हाइट, मतलब वो पार्टिकल कितनी हाइट पर है, ये जो पार्टिकल है वो कितनी हाइट पर है। तो मतलब आपका टारगेट है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एम? पार्टिकल कितनी हाइट पर होगा रेस्ट की पोजीशन में। ओके, अगर उससे आगे आप उसको पार्टिकल को लेके जाएंगे तो वो नीचे आना स्टार्ट कर देता है। समझ में आएगी बात? ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या कंसीडर किया? ये जो आर है और एक म्यू आर है, इन दोनों का हम रिजल्टेंट ले लेते हैं। आर और म्यू आर का हम क्या ले लेते हैं बच्चों? एक रिजल्टेंट ले लेते हैं। आर और म्यू आर का जो रिजल्टेंट होगा वो आपका इस डायरेक्शन में होगा। इट इज द रिजल्टेंट ऑफ आर
एंड म्यू आर, और इस रिजल्टेंट का नाम हमने क्या रख दिया बच्चों, आर डैश रख दिया। और आपको बताया था कि जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट आर और म्यू आर का, फ्रिक्शनल फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है, वो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल आपका क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। तो अगर ये एंगल लेमडा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल भी आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, लेमडा हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो हम इस ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं, ये आपके पास कोई भी पॉइंट क्या है, P है। ठीक है, अब आपने क्या देखा बच्चों, R और म्यू आर का रिजल्टेंट तो किससे है, R डैश, और R डैश को कौन बैलेंस कर लेता है, W को। तो इसका मतलब ये जो पूरा सिस्टम है वो पूरा सिस्टम आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम की पोजिशन में है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर लेते हैं, एक ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ट्रायंगल OMC में, ट्रायंगल OMP में, ट्रायंगल OMP में हम डिस्कस कर लेते हैं COM, OM डिवाइड बाय PC, OM डिवाइड बाय OM डिवाइड बाय PO, OP ले लेते हैं, PO ले लेते हैं। ठीक है, OM बाय PO, तो अब क्या बना आपके पास, OM आपके पास इस क्या है, बेस है इस लेमडा के कोरस्पॉन्डिंग, ये आपके पास हाइपोटेनियस है, तो ये क्या आ जाएगा, OM इज इक्वल टू कोस लेमडा, मतलब OM इज इक्वल टू PO कोस लेमडा, और PO क्या है, PO इज द रेडियस ऑफ द सफियर, हम मान लेते हैं R रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द सफियर। तो आपके पास OM की जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है बच्चों, R कोस लेमडा आ जाती है। समझ में आ गई बात, OM इज इक्वल टू R कोस लेमडा, वेयर R इज द रेडियस ऑफ दैट सफियर। ओके, और म्यू आपके पास दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 1/√3, मतलब म्यू किसके इक्वल होता है आपके पास, टेंजेंट लेमडा के इक्वल होता है, और जिसकी वैल्यू आपके पास 1/√3 है, तो इसका मतलब टेंजेंट लेमडा इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 का मतलब है टेंजेंट 30 डिग्री, तो दिस इम्प्लाइज लेमडा इज इक्वल टू 30 डिग्री, लेमडा की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 30 डिग्री आ जाती है। क्लियर है? तो इसका मतलब जो OM की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी, R इंटू में कोस ऑफ 30 डिग्री, और R कोस 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है √3/2, तो मीन्स OM इज इक्वल टू R √3/2, ये हमारे पास O2M की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन हमें निकालनी किसकी है, AM की वैल्यू, तो AM की वैल्यू क्या हो जाएगी, OA माइनस में OM, O2A तो क्या है, रेडियस ऑफ द सफियर है, तो ये R माइनस में O2M आपने निकाल लिया R √3/2, R आपका कॉमन आ जाएगा, 2 हमने एलसीएम ले लिया, 2 माइनस में √3 आ जाएगा। क्लियर है? तो AM जो हाइट ऑफ हमसे ये जो पूछी गई थी, फाइंड हाउ हाई कैन ए पार्टिकल, तो ये जो पार्टिकल है वो कितनी हाइट पर होगा, वो होगा 2R टाइम्स ऑफ 2 माइनस √3/2, इट इज द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द पार्टिकल। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इसी पर बेस एक क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5 हेयर, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, ए पार्टिकल इज रेस्ट ऑन द इनर सरफेस ऑफ ए सफियर, पार्टिकल है, बात किसकी कर रहे हैं, सफियर की कर रहे हैं। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही किया था, पार्टिकल रेस्ट पर है ऑन द इनर सरफेस ऑफ ए सफियर ऑफ रेडियस R। ठीक है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है, शो दैट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल डायमीटर, हमें क्या बताना है कि शो दैट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, उस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम द वर्टिकल डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर से मैक्सिमम डिस्टेंस उस पार्टिकल का हमें ये शो करके दिखाना है। समझ में आ गई ना बात? सेम क्वेश्चन है जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, भी ये मान लिया कि आपके पास कोई भी एक सफियर है, ये सफियर का सेंटर O मान लेते हैं, पार्टिकल की पोजीशन हम यहाँ पर ले लेते हैं पॉइंट P पर पार्टिकल की पोजीशन है, पार्टिकल
कि जो डायरेक्शन होगी मूव करने की, इसके बाद अगर पार्टिकल को आगे लेके जाते हैं तो वो नीचे स्टार्ट कर देता मूव, मतलब पार्टिकल नीचे आने की कोशिश करेगा, तो पार्टिकल नीचे आने की कोशिश करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगी, मतलब अलोंग द टेंजेंट होगी। इस पार्टिकल का जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा टेंजेंट के साथ, मतलब इस सरफेस के साथ क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। एक वर्टिकल डायमीटर ले लेते हैं, ये आपके पास एक वर्टिकल डायमीटर है O2A। P से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, PM बी द परपेंडिकुलर ऑन दैट लाइन। हमने किया है कि R और म्यू आर का जो रिजल्टेंट है, ये मान लिया कि R और म्यू आर का एक रिजल्टेंट है जिसका नाम हमने R डैश रख दिया। ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, लेमडा होता है। आपको पता है कि R और म्यू आर को तो दोनों को कौन ख़त्म कर रहा है, R डैश, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट हमने R डैश ले लिया। R डैश को कौन बैलेंस कर रहा है, W। तो इसका मतलब पूरा सिस्टम अब आपका इक्विलिब्रियम में है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल अगर लेमडा है तो इस एंगल को भी क्या होना पड़ेगा, लेमडा होना पड़ेगा। सारा आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको A to M निकालना था, अब हमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल डायमीटर, मतलब इस पार्टिकल का ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कितना होगा इस वर्टिकल डायमीटर से। ये आपका वर्टिकल डायमीटर है, ये आपका पार्टिकल है, तो इसका ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा। मतलब आपका टारगेट है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ PM। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब PM निकाल लेते हैं। इस ट्रायंगल का यूज करोगे तो ये PM आ जाएगा, PM डिवाइड बाई OP लिख लेते हैं, PM डिवाइड बाई OP। PM क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल के हिसाब से, ये ट्रायंगल है, ये बेस होगा, ये इसका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा साइन, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ लेमडा आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो P के साथ PM इज इक्वल टू OP साइन लेमडा आ जाता है, तो PM इज इक्वल टू OP की वैल्यू R है, R साइन लेमडा, वेयर R बी द रेडियस ऑफ द दैट सफियर। ओके स्टूडेंट्स, ये PM की वैल्यू आ जाती है। और आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है कि म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट लेमडा, म्यू रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये मान लिया जाए कि ये अगर लेमडा है और तो टेंजेंट लेमडा की वैल्यू क्या है आपके पास, म्यू है, तो टेंजेंट ये मान लिया कि ये एंगल आपके पास लेमडा है, तो अगर आप बात करते हैं टेंजेंट लेमडा की तो वो क्या आ जाए आपके पास P बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, और उसकी वैल्यू म्यू आ जाए। इसको म्यू होना पड़ेगा, इसको 1 होना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो टेंजेंट लेमडा की वैल्यू क्या है, म्यू, तो साइन लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन लेमडा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों P बाई H म्यू बाई रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये साइन लेमडा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो PM इज इक्वल टू R, और साइन लेमडा की वैल्यू है म्यू रूट ऑफ 1 प्लस में म्यू का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था कि जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द वर्टिकल डायमीटर वो किसके इक्वल आ जाए, म्यू R बाय रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। क्लियर है, तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको A to M निकालना था, और फिफ्थ क्वेश्चन में आपको P to M निकालना है। ये PM निकल गया था साइन लेमडा की फॉर्म में, लेकिन बट हमें इसको म्यू की फॉर्म में बदलना था। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे रखा है म्यू, तो म्यू किसके इक्वल होता है, टेंजेंट लेमडा। अगर टेंजेंट लेमडा म्यू के इक्वल है तो आपको इस आइडेंटिटी का यूज़ करके, इस टर्म का यूज़ करके आप साइन लेमडा की वैल्यू इन टर्म ऑफ म्यू निकाल लेते हैं, और ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, और आपके पास रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द पार्टिकल आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।